ये कहानी है दिशा की, जो एक मॉडल थी पर सिर्फ बाहर की दुनिया के सामने। पर उसकी और भी बहुत सारी पहचानें थीं। वो पूरी अंडरवर्ल्ड और फार्मा इंडस्ट्री पर राज करने वाली क्वीन थी। पर उसका राज कुछ और भी गहरा था। वो अपने दुश्मनों के साथ ही ब्लास्ट में मारी गई, और उसकी सोल किसी स्टोरी की दुनिया में एक लड़की के शरीर में चली गई, जो बहुत कमजोर थी और हर कोई उसे नापसंद करता था। आगे क्या होगा? क्या दिशा उस लड़की के शरीर में हमेशा रह जाएगी? क्या उसकी जिंदगी दिशा जाएगी? जानने के लिए पढ़िए रीइंकार्नेशन माफिया क्वीन, सिर्फ नोवेल की बात पर। हेलो दोस्तों, आपको एक से बढ़कर एक रोमांटिक रहस्यमय उपन्यास मिलेगा, तो चलिए हमारे इस उपन्यास की दुनिया में इससे पहले आप सब कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिसे हम और उपन्यास रोज अपलोड कर सकें। एक बड़े से बेस जैसी जगह पर एक लगभग 24 साल की लड़की अकेली खड़ी अपने सामने खड़े 200 लोगों को अपनी होठों पर एक डेविल स्माइल लिए देख रही थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी और हल्की लाइट में किसी सूरजमुखी की तरह चमक रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी एक बार देखकर उसकी खूबसूरती में अपने होश खो सकता था। पर सामने खड़े 200 लोग उस अकेली खड़ी लड़की को डर और घबराहट से देख रहे थे, जैसे वो कोई शैतान हो जो सबकी जान ले लेना चाहती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैंने तुम्हें पालपोस कर बड़ा किया है दिशा। तुम्हें आज जो भी मिला है, सब मेरे वजह से मिला है। क्या ये बात तुम भूल गई हो? सामने खड़ा 55 साल का आदमी गुस्से और डर से बोला। उसकी बात सुनकर वो लड़की किसी शैतान की तरह हंसने लगी और अपनी गर्दन को अजीब तरह टेढ़ी करके बोली, क्या सच में? क्या तुमने मुझे पालपोस कर बड़ा किया? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? तुम मेरे लिए किसी कुत्ते से कम नहीं हो, जो हड्डियों के लिए अपने मालिक को ही काटता है। तुमने ही मेरे मम्मी पापा को मारा था ना, और उनकी रिसर्च पर कब्जा कर लिया था। फिर तुमने मुझ पर भी ड्रग ट्राई किया ताकि मैं तुम्हारे बस में रहूं और तुम्हारे लिए एक पैसा कमाने की मशीन बन जाऊं। तो ये थी हमारी कहानी की बिलियन मतलब फीमेल लीड, दिशा कपूर। जब वो 1 साल की थी तभी उसकी मम्मी पापा की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जो कि किसी और ने नहीं, उसके सामने खड़ा इंसान, उसके डैड का अच्छा दोस्त कहलाने वाला परेश, ने करवाया था। क्योंकि दिशा के डैड भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक ऐसा एंटीडोट रिसर्च करके बनाया था जो पैरालिसिस इंसान को ठीक कर सकता था, और उनकी वाइटल को भी नॉर्मल करके ऑर्गन को अच्छे से फंक्शनल करवा सकता था, जिस वजह से दिशा के डैड जरूर जल्दी ही फेमस हो जाते। और यही बात परेश को रास नहीं आई, और उसने उनकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें दिशा की मम्मी पापा की मौत हो गई। शेरनी की मांद में घुस आया था। दिशा तो अपने दुश्मनों की राख को भी पैरों में कुचल देती थी, तो इन सबको कैसे छोड़ देती? ये पूरी जगह दिशा के कंट्रोल में थी। वहां हर जगह रोबोट्स, बम, मशीन और डिजिटल लॉक था। दिशा ने इस जगह को खुद ही ऐसा डिजाइन किया था कि अगर कोई यहाँ आए तो भी यहाँ से जिंदा कभी वापस ना जा पाए। वो अपने सामने खड़े लोगों को देख रही थी। पीछे खड़े परेश के सभी लोग डर से कांप रहे थे। उन्हें तो पहले ही पता था कि ये लड़की बेरहम और खतरनाक है, फिर भी वो सब यहाँ आए। ये तो उनकी ही गलती थी ना। उन्हें परेश की बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। देखो बेटा, ये सब गलतफहमी है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो बचपन से हमें जानती हो ना। मैं और रीमा तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें पता है ना। परेश डर से पीला पड़ते हुए बोला। तो रीमा भी बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल सही कह रहे हैं। जरूर तुमने हमें गलत समझा होगा। देखो, निताली और सनी कितने छोटे हैं। प्लीज इन्हें जाने दो बेटा। तभी परेश भी बोला, हाँ, अगर हमसे तुम्हें दुश्मनी है तो तुम मेरे दोनों बच्चों को यहाँ से जाने दो। परेश चाहता था दिशा एक बार गेट खोल दे सनी और निताली के लिए, तो वो भी कुछ करके अपनी बीवी के साथ यहाँ से भाग जाएगा। सनी और निताली भी रोते हुए बोले, दिशा हमें जाने दो, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। चाहे ये गार्ड्स सभी यहाँ पर रुक के मर ही क्यों ना जाएं, उन्हें यहाँ से बाहर जाना था। उनकी बात सुनकर दिशा किसी डेविल की तरह हंसी, छोड़ दूं, जाने दूं तुम्हारे बच्चों को। आह चूचू, तुम मुझे इतना अच्छा समझते हो क्या? पर मैं इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे खून से खेलना बहुत ही पसंद है। तो आज सब एक दूसरे से खून की होली खेलेंगे। अब जब तुम सब मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो, तो हमेशा हमेशा के लिए यही रहो और साथ में मरो।
इतना कहकर दिशा पीछे जाते हुए अपने हाथ को फैला दिया, जैसे वो सबका इस मौत के खेल में स्वागत कर रही हो। फेवरेट गाना गुनगुनाने लगी, जो प्यार अंडरवर्ल्ड के कांपने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि सबको पता था ये गाना माफिया लेडी तब गाती है जब वो कत्लेआम मचाती है। उसका भयानक गाना सुनकर सबकी आंखें डर से बाहर आने को थीं। कोई भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता था। सभी गार्ड नीचे घुटनों पर बैठकर दिशा से उन्हें जाने देने की भीख मांगने लगे, पर दिशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गाते हुए पीछे चली गई। यह है गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है। इतना गाकर ही उसने स्माइल किया और बोली, हैप्पी जर्नी टू हेल। तभी पूरा बेस धमाके की आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। लोगों की लाशें और बॉडी सिथरों में उड़ गईं, कोई भी नहीं बच पाया। एक छोटे से कमरे में बेड पर एक छोटी लड़की सोई हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। वो लड़की अचानक उठकर बैठ गई और हांफने लगी। उसने कुछ टाइम बाद अपनी आंखें खोली तो उसके सामने 10-12 साल की दो क्यूट छोटी लड़कियां बैठी उसे घूर रही थीं। ये देखकर वो लड़की जो अभी उठी थी, वो कंफ्यूज हो गई कि ये छोटी बच्चियां आखिर कौन हैं। उसे बस ब्लास्ट होने की याद आ रही थी। उसके बाद आखिर क्या हुआ? ब्लास्ट से बचना तो नामुमकिन है, फिर क्या वो सच में स्वर्ग या नरक में है? क्या ये सब बातें सच भी होती है? उसे तो भगवान पर भी ज्यादा विश्वास नहीं था। चैप्टर 2 नियति का दर्दनाक पास्ट। ये देखकर वो लड़की जो अभी उठी थी वो कंफ्यूज हो गई कि ये छोटे बच्चियां आखिर कौन हैं। उसे बस ब्लास्ट होने की याद आ रही थी। उसके बाद आखिर क्या हुआ? ब्लास्ट से बचना तो नामुमकिन है, फिर क्या वो सच में स्वर्ग या नरक में है? क्या ये सब बातें सच भी होती है? उसे तो भगवान पर भी ज्यादा विश्वास नहीं था। अब आगे। दिशा अभी ये सोच ही रही थी कि तभी सामने खड़ी दोनों बच्चियों में से एक बच्ची चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ न्यू, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? दूसरी लड़की भी हैरान परेशान होकर दिशा की तरफ ही देख रही थी। दोनों जल्दी से दिशा के पास बैठ गए और उसकी सिर को छूते हुए बोले, क्या हुआ न्यू, तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें बुखार ज्यादा तो नहीं हो गया, या फिर तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है तो हमें बताओ। दोनों लड़की लागत ज्यादा चिंतित दिख रही थी। वही दिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों छोटी बच्चियां कौन हैं और ये दोनों उस न्यू क्यों बुला रहे हैं। तभी उसकी सिर दर्द से फटने लगा। उसे सब कुछ किसी रील की तरह ही दिखाई देने लगा। वही वो दोनों छोटी लड़कियां आपने से अपनी दोनों दोस्त को ऐसे दर्द से तड़पते हुए देख कर रोने लगी। उन्हें भी बेहद दर्द हो रहा था। उनमें से एक लड़की गुस्से से बोली, ये सब उन अमीर बच्चों की वजह से हो रहा है। देखो हमारी न्यू की क्या हालत हो गया है। अगर वो लोग हमारी न्यू को पुल में धक्का नहीं देते तो उसकी ये हालत नहीं हुई होती। दूसरी लड़की जो बेहद मैडम थी वो भी परेशान थी। उसकी आंखों में आंसू थी। क्या हमें बोर्डेन को बुलाकर न्यू की हालत के बारे में बता देना चाहिए? तभी दिशा उठ गई। उसकी माथे पर लेकर और पसीने की बूंदें थी। उसे इस बॉडी की रियल ओनर की यादें मिल रही थी और उसकी पिछली जन्म की भी, मतलब वो इस लड़की की दूसरी जन्म थी और वो किसी और दुनिया में थी जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा था। इस लड़की की बैकग्राउंड और दोनों जिंदगी की मौत उसे बेहद दयनीय लगी। ये लड़की जिसकी शरीर के अंदर वो आ गई थी, दरअसल वो एक 12 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम नेति था, जिसकी पिछली जीवन की मौत भी दयनीय तरीके से हुई थी। ये एक बड़ी फैमिली, शेखावत फैमिली की छोटी बेटी थी जो यहाँ टॉप 3 में आते थे, पर उसके फैमिली में उसके दादा दादी के अलावा कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सब जैसे उसे नफरत करते थे। उसकी खुद का बाप भी उसे पसंद नहीं करता था। उसे सिर्फ अपनी पहली बीबी की बच्चों से मतलब था। नेति की माँ भी ऐसी ही थी। उसे नेति से ज्यादा अपनी सौतेले बच्चों की चिंता थी। नेति को जैसे वो देखना ही नहीं चाहती थी। उसे नेति से थोड़ा भी प्यार नहीं था। लत लग गई थी। वो नेति के साथ और करीब आ गया। दोनों के बीच कई बार संबंध बने, फिर भी प्रखर उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। नेति इसमें भी खुश थी कि अब उसे अपने पति का प्यार भी मिल रहा है। पर सब कुछ तब बदल गया जब एक लड़की उसकी जिंदगी में आई जो दावा करती थी कि वो प्रखर की बीबी और कियान की बायोलॉजिकल मां है। तब नेति बुरी तरह से टूट गई थी। उसे लग रहा था प्रखर उसे छोड़ देगा, और शायद उसकी डर को बढ़ाने के लिए कई बार उस लड़की को प्रखर के साथ कुछ दिन बाद न्यूज में देखा गया। उसे और भी बुरा लगा। तभी उसे पता चला कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो काफी खुश थी।
वो प्रखर को ये बताना चाहती थी ताकि प्रखर उस लड़की से बात करना बंद कर दे, पर वो ऐसा कर पाती उससे पहले उसकी दादी माँ भी चल बसी। वो अपनी दादी माँ को आखिरी बार देखना चाहती थी, इसलिए उसने प्रखर को कई बार फोन किया, पर प्रखर ने फोन नहीं उठाया, इसलिए वो अकेली ही दादी माँ की अंतिम संस्कार देखने शेखावत मिशन चली गई। वहां भी उसे सब नफरत से गलियां देने लगे थे। उसकी सौतेली बहन सबसे ज्यादा उसे मारना चाहती थी, क्योंकि उसने उससे प्रखर को छीन लिया था। ऊपर से प्रखर की किसी और लड़की के साथ आ रही लगातार की न्यूज से सबको यकीन हो गया था कि प्रखर उसे छोड़ देगा, इसलिए उसकी सौतेले भाई और बहन ने उसे थापड़ मारा। उसकी माँ भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। तभी वो एक गाड़ी से टकरा गई, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसकी काफी ब्लड लॉस हो चुकी थी। वो दर्द में भी कई बार उसने प्रखर से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका फोन लगा ही नहीं। तभी हॉस्पिटल में आग लग गई। वो चिल्लाती रही पर कोई उसकी मदद करने के आगे नहीं आया। वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी डोर की फांक से उसे प्रखर दिखाई दिया, जो एक लड़की को बाहर लेकर जा रहा था। ये देखकर उसने प्रखर को आवाज देने लगी, पर उसके सामने ही प्रखर चला गया और धीरे धीरे उस केबिन में भी आग फैल गया और नेति अपनी पेट में बच्चे के साथ ही उस आग से जलकर मारी गई। और इस जन्म में कुछ बच्चों ने उसे बुली करने के लिए पुल में धक्का दे दिया था, जिस वजह से नेति की सोल उसकी बॉडी से निकल गई और उसी समय दिशा उसकी बॉडी में आ गई। दिशा ने सब कुछ सोचा। उसे नेति थोड़ी पागल लगी। दूसरों के लिए इतना प्यार ठीक नहीं है, इसे धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलता। नेति ने सामने दोनों लड़कियों को देखा, जो नेति की सबसे अच्छी दोस्त थी, सुमन और खुशी। सुमन अनाथ थी और खुशी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर दोनों को ही गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिला था, जिस वजह से वो नेति के साथ एक ही हॉस्टल में एक ही स्कूल में थे। उन्होंने नेति से उस लाइफ में भी अपने घर वालों और प्रखर से दूर रहने को बोला था, ताकि नेति हट ना हो, पर नेति ने नहीं सुना। सच में नेति कितनी बेवकूफ थी। ये दोनों तो उसके सच दोस्त थे, जो बिना किसी स्वार्थ से उसे प्यार करते थे। जरूर नेति थोड़ी बेवकूफ थी, दिशा ने मन ही मन सोचा। फिर उन दोनों की तरफ देखकर बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो, रिलैक्स। उसकी बात सुनकर सुमन और खुशी दोनों शांत हो गए। दिशा, जो नेति के बॉडी में थी, वो फीकी स्माइल करके बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। उसे स्माइल ही नहीं करना आता था, फिर भी वो जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए नीचे से डिनर ले आते हैं। दोनों ने नेति को प्यार से देखा और डिनर लेने बाहर चली गई। नेति वॉशरूम में चली गई। उसने छोटे से शीशे में खुद को देखा, जिस शरीर में वो थी, कमजोर शरीर, खूबसूरत गोरा बेदाग चांद सा चेहरा, ब्लू आंखें, लंबे काले बाल, नेचुरल रेड लिप्स, हिंथों के नीचे काला तिल। वो कड़की किसी जीती जागती खूबसूरत गुड़िया जैसी लग रही थी। कोई माँ बाप अपनी ही इतनी खूबसूरत गुड़िया जैसी बेटी को कैसे छोड़ सकते हैं। दिशा ने मन ही मन सोचा, फिर फ्रेश होने लगी। उसे पहले स्ट्रोंग होना था और अन सबको वही दर्द लौटना था जो सबने नेति को दिया था। नेति ने उसे अपना शरीर दिया है, वो उसकी ये कर्ज आपने ऊपर नहीं रहने देगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से हॉस्पिटल जैसी जगह पर एक लड़की जिंदा आग में जल रही थी और बार बार पुकार रही थी, मुझे बचाइए प्रखर जी, वरना मैं और हमारे बच्चे दोनों मर जाएंगे। वो लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत थी, पर आज ने उसकी स्किन झुलस कर उसे बदसूरत बना रही थी। पर वो लड़का चाह कर भी उस लड़की के पास नहीं जा पा रहा था। एक बड़े से कमरे में किंग साइज बेड पर तभी एक लड़का हांफते हुए उठकर बैठ गया। उसकी माथे पर पसीने की बूंदें थी। एक लड़का लगभग 23 साल का लग रहा था। हर दिन उसे ये सपना परेशान करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की आखिर है कौन। हर दिन वो क्यों उसकी सपनों में आकर उसे सता रही है। तुम जो कोई भी हो, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। जिस दिन तुम मेरे सामने आई, तुम मेरी बनकर रह जाओगी। तुम जितना मुझे सपनों में सता रही हो, मैं उससे ज्यादा तुम्हें अपनी इस बेड पर सताऊंगा। उस लड़के की मुंह से हल्की फुसफुसाहट निकली। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए मेरे चैनल पर नोबल की बात। चैप्टर 3, पेंटिंग, क्वीन ऑफ डेट। हर दिन उसे ये सपना परेशान करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की आखिर है कौन।
हर दिन वो क्यों उसकी सपनों में आकर उसे सता रही है। तुम जो कोई भी हो, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। जिस दिन तुम मेरे सामने आई तुम मेरी बनकर रह जाओगी। तुम जितना मुझे सपनों में सता रही हो, मैं उससे ज्यादा तुम्हें अपनी इस बेड पर सताऊंगा। उस लड़के की मुंह से हल्की फुसफुसाहट निकली। अब आगे। उस लड़के की ब्राउन आंखें बेहद ठंडी और मिस्टीरियस थी, जैसे कोई गहरी समुंदर का तल जिसे कोई देख ही ना पाए। उसका हैंडसम चेहरा, शार्प फेशियल फीचर्स और हल्का बियर्ड उसके हैंडसम चेहरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। कोई भी लड़की एक पल में उसके प्यार में पागल हो सकता था। वो आपने बेड से उठा और रूम से अटैच दूसरे रूम में चला जाता, जहां बेहद सारी पेंटिंग रखी हुई थी। वो सभी पेंटिंग एक खूबसूरत लड़की की थी। उसका डरा हुआ और दर्द से भरा चेहरा और माथे सिकन उस पेंटिंग में अच्छे से दिखाई दे रहा था। फिर भी वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उस पर से किसी की नजर ही ना हटे। कुछ फोटो में वो मुस्कुरा रही थी, जिसे उस लड़के ने बेहद मेहनत से बनाया था। उस लड़की की ब्लू आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी, जैसे उसकी पूरे दुनिया को रोशन कर रही हो। उसने फिर से पेंट ब्रश उठाया और उस लड़की की पेंटिंग बनाने लगा। उसकी आंखें उस लड़की की हर एक खूबसूरती को अच्छे से तराश रही थी। कुछ ही देर में उस लड़के ने फिर से पेंटिंग बना लिया था। वो पेंटिंग इतनी जीवंत लग रही थी कि जैसे अभी वो लड़की उस पेंटिंग से बाहर निकल आएगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में नेति ने सुमन और खुशी के साथ मिलकर खाना खा लिया था। उसे ये खाना पसंद तो नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी पिछली जीवन में दुनिया की अनगिनत डिशेज को टेस्ट किया था। उसके घर पर या बसे पर हमेशा उसके लिए दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ मौजूद रहते थे, पर उसने कभी उस खाना को खाते हुए थोड़ी भी खुशी महसूस नहीं किया था, जितना आज इन दो छोटी लड़कियों के साथ इस घटिया हॉस्टल की खाना खाकर हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था आज से उसके पास भी फैमिली है। तीनों ने खाना खा लिया। फिर सुमन और खुशी ने जबरदस्ती नेति को बीच ने सुला दिया और उसके दोनों तरफ बैठकर उसकी सिर को सहलाने लगे, ताकि वो सुकून से सो जाए और उसे फिर से कोई बुरा सपना ना आ जाए कि पहले की तरह वो फिर से बेहोश हो जाए। ये देखकर नेति मन ही मन खुश थी। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ इस नेति के बॉडी में आकर। उसे दो इतने अच्छे केयरिंग और सच्चे दोस्त जो मिल गए थे। कल से एक नई सुबह होने वाली थी। वो कल से अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने वाली थी, पर अपनी पुरानी तरीके से। ये सोचकर उसने मन ही मन डेविल स्माइल किया। उसके हैं मैं अभी कम से कम 5 साल तो थे ही सब कुछ हासिल करने के लिए। वो सब कुछ वापस पलट सकती थी। शेखावत फैमिली उसके सामने चिटी की तरह रह जाएगी। अब उसने नेति की बॉडी लिया है, तो उसकी दुश्मनों को बर्बाद तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही वक्त बीतते रहे। अब तक 5 साल बीत चुके थे। एक बड़ी सी खंडहर जैसे घर जो जंगल के बीचों बीच था, वहां कुछ लोग 2 लोगों के सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। वहीं चारों तरफ लाश बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई नरसंहार हुआ हो। सामने घुटनों पर बैठे लोग थर थर कांप रहे थे। एक इंसान जिसकी चेहरे पर कट लगा हुआ था, वो धीरे धीरे उन 2 इंसान की तरफ रेंगते हुए जाने लगा और सिर नीचे करके बोला, प्लीज हमें इस बार के लिए छोड़ दीजिए। हम क्वीन के लिए जिंदगी भर गुलामी करने के लिए भी तैयार है। इस बार हम भटक गए थे। उन लोगों ने हमें बताया ही नहीं था कि हम किसे टारगेट कर रहे हैं। हमें तो बस एक लड़की की फोटो मिली थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि हम सब उस लड़की को उठाकर उसके साथ गलत काम करे और वीडियो बनाकर वायरल कर दे, और हो सके तो उसे मार दे। पर हम ये मिशन नहीं लेना चाहते थे। हमें इस बार मजबूर किया गया था। वो बेहद बड़े फैमिली से है, इसलिए हम सबने उनकी बात मान लिया। अगर हमें पता होता कि वो लड़की क्वीन के साथ जुड़ी हुई है, तो हम कभी भी उस लड़की का पीछा नहीं करते। हम खुद को मार डालते, पर उन लोगों की बात नहीं मानते। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाकी सब लोग जो बचे हुए थे वो भी माफी मांगने लगे। वो सब जानते थे कि क्वीन का खौफ क्या है, जिसे पूरे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस सर्कल के लोग क्वीन ऑफ डेथ कहते हैं। वो जहां भी जाती है, एक बार वहां एक साथ पूरे गैंग को स्मशान घाट बना देती है। वो तो वहीं पर सबको जलाकर राख कर देती है, बॉडी भी नहीं छोड़ती थी। तो वो उन्हें क्या ही जाने देगी। अगर उन्हें पता होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, तो वो कहीं जाकर छुप जाते, पर कभी मौत के देवी के सामने आने की कोशिश नहीं करते। अब जाकर उसे सामने खड़ी दोनों इंसान का आधा चेहरा दिखा रहा था। दोनों ही लड़कियां थी और खूबसूरत भी थी। तभी सामने खड़ी लड़कियों में से एक लड़की बोली, अच्छा तो कौन था वो जिसने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया?
और अगर वो लड़की क्वीन की कुछ न होकर कोई नॉर्मल लड़की होती तो अब तक तुम सब उसे नोच खाते और उसे मार डालते, सही कहा ना? ये कहते हुए सामने खड़ी लड़की गुस्से से कांप रही थी। लोग हमेशा लड़कियों को कोई चीज समझते हैं क्या, जिसे जो चाहे जान चाहे इस्तेमाल कर ले और फेंक कर चले जाए? और किसी की बात मानकर अच्छा किया को तुम सब मौत के मुंह में चले आए, दूसरी लड़की ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों ने पीछे देखा जहां एक एक सोफे पर पैर चढ़ाकर अपनी फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए किसी क्वीन की तरह बैठी थी। उसकी आसपास का ऑरा इतना खतरनाक था कि लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो सकता था। वो लड़की सोफे से खड़ी हुई तो सारे लोग जो जमीन पर पड़े थे वो सब पीछे खिसकने लगे। वो उस लड़की की आसपास भी नहीं रहना चाहते थे। उस लड़की की ऑरा ही उनकी आधी जान ले रहा था। वो लड़की आगे आई, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने एक मास्क पहन रखा था। क्या तुम्हें वो लड़की से अभी भी चाहिए? तुम सब उसे छूना चाहते थे? उस लड़की की गहरी भयानक आवाज उस रूम में गूंज गई। उसका डार्क ऑरा चारों ओर फैल गया। फिर वो खतरनाक स्माइल करते हुए बोली, क्या तुम सब उस लड़की को देखना चाहते हो? मरने से पहले इतना कहकर उस लड़की ने अपना मास्क उतार दिया तो उस लड़की की खूबसूरत परी जैसा चेहरा अब सबके सामने था। उसकी ब्लू आंखें सबको जानलेवा तरीके से घूर रही थी। उसे देखकर सब दंग रह गए। क्या ये क्वीन ऑफ डेथ है? ये लड़की किसी स्वर्ग की राजकुमारी जैसी खूबसूरत है। और कितनी कोमल और कम एज की है, शायद 17 साल होगा। फिर ये इतना क्रूर कैसे ही सकती है? किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतनी खूबसूरत और 16-17 साल की लड़की क्वीन है, जिसे लोग मौत की देवी भी कहते हैं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये वही लड़की तो है जिसकी उन्हें फोटो मिली थी और जिसका पीछा करने की चक्कर में वो सब मिट के दरवाजे पर आ गए थे। इसका मतलब जिसकी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिली थी वो खुद क्वीन थी और वो सब पागलों की तरह क्वीन का पीछा कर रहे थे। उन सबका दिमाग फट रहा था। उन्हें इस वक्त और भी डर लग रहा था। थोड़ी देर पहले ही इस लड़की ने उनके गैंग की 20 लोगों को किसी चूहे की तरह मार दिया था, ये जानने से पहले ही कि वो सब उसका पीछा क्यों कर रहे थे। अब जब उसे पता चल गया है कि वो सब क्यों उसका पीछा कर रहे थे तो क्वीन उन्हें कितनी बेदर्दी से मारेगी, ये सोचकर ही वो सब डर के मारे थर थर कांपने लगे। उन्होंने तो सोचा था ये काम आसान, बस एक स्कूल की लड़की को ही तो उठाना है, पर उन्हें क्या पता था कि वो सब अपनी मौत को उठने जा रहे हैं। कौन सी फैमिली है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है? सामने खड़ी लड़की ने टेढ़ी स्माइल करते हुए पूछा। सामने पड़े लोग जानते थे कि अब वो नहीं बचने वाले। अब जब वो सभी मरने वाले हैं तो वो उस इंसान को क्यों बचाए जिसने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देकर मौत के मुंह में धकेला था। उन्हें तो उस इंसान पर ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए उनका लीडर जो अभी माफी मांग रहा था वो आपने आंखों में पछतावे के साथ बोला, वो रॉय फैमिली है, उनकी छोटी बेटी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जब हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उनके घर के हेड ने हमें धमकाया कि उसकी बेटी जो कह रही है हमें करना होगा। सामने खड़ी लड़की ने सुना तो वो हंसने लगी। रॉय फैमिली लगता है इन सबको ही मौत का एहसास चाहिए। फिर कुछ ही देर में उस रूम से चिखन चिल्लाने की आवाज आने लगी और बाकी सभी लोग मर चुके थे। क्वीन के पास खड़ी लड़की बोली, न्यू ये रॉय फैमिली अब बेहद आगे जा रही है। क्या एक छोटी लड़की में इतनी घटियापन भरा हुआ है जो वो इतना बेकार सोच रखती है एक दूसरी लड़की के खिलाफ? इतने लोगों को उसने तेरे साथ गलत करके तुझे बदनाम करने को कहा। उस लड़की की बात सुन मार क्वीन जो कोई और नहीं नेती थी, वो आपने चेहरे पर सातिर स्माइल लिए सुमन और खुशी को देखकर बोली, अगर वो सब दुनिया से मिटना चाहते हैं तो मुझे उनकी इच्छा पूरी करने दो। इतना कहकर वो बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे सुमन और खुशी भी चली गई। बाहर आते ही वो खंडहर आग ने जलने लगी। वहीं नेती अपनी फेवरेट गाना गुनगुना रही थी, रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोले बाहें जो भी आए इधर। ये है गुमराह का रास्ता, मुस्काने झूठी है पहचाने झूठी है, रंगीन है छाई फिर भी है तन्हाई, हल्के उजालों में हल्के अंधेरों में जो एक राज है। क्यों खाओ गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है। रात की सन्नाटे और जलती हुई खंडहर की हल्की आवाज और छोटी मोटी जानवरों की आहट के साथ ये गाना बेहद डरावना लग रहा था। तीनों थोड़ा दूर आ गए जहां कुछ ब्लैक कार खड़ी हुई थी। नेती, सुमन और खुशी अंदर बैठ गए। तभी खुशी बोली,
वैसे जानिए रॉय फैमिली शेखावत फैमिली बिजनेस की किसी प्रोजेक्ट में पार्टनर है शायद। ये तो और भी अच्छी बात है। एक तीर से दो शिकार और उसने टेडी स्माइल करके कहा। हेलो एवरीवन, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज रिव्यू देकर शेयर तो कर दीजिए, वरना दूसरी स्टोरी की तरह इस स्टोरी को भी बंद होने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। फिर इतनी मेहनत से लिख कर भी कोई फायदा नहीं रह जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट रिव्यू जरूर दीजिए ताकि मुझे आगे स्टोरी लिखने में मोटिवेशन मिले। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए नोवेल की बात।